हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में पॉलिटी वन शॉट वीडियोस जो चल रहे हैं, इसमें आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जहां से लगभग हर वर्ष प्रश्न आते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी संवैधानिक और गैर संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऐसी हैं जहां से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, या फिर हम नीति आयोग की बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें, आयोग की बात करें, इन सब जगह से क्वेश्चन आते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। हाल ही में अगर कोई संशोधन हुआ है तो वह संशोधन क्या है, क्या नियुक्ति, कार्यकाल, किस चीज में आखिर वह परिवर्तन करता है। कुछ पद ऐसे होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, बट हटाने का जो अधिकार है भाई, आप देखेंगे कि अगर राज्यपाल भी नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति को ही अधिकार होता है। बहुत सारे ऐसे पद हैं इसमें, तो लगभग 20 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात आज हम इस वन शॉट वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, काफी सारे बच्चों को लगता होगा कि आखिर ये संस्थाओं का मतलब होता क्या है। देखो, संवैधानिक संस्थाओं का मतलब क्या है। संवैधानिक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका मतलब है जो संविधान में लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल आपका वित्त आयोग, फॉर एग्जाम्पल आपका जो फाइनेंस कमीशन है, तो वित्त आयोग की बात बच्चों कहां पर की गई है, आपका आर्टिकल 280 है ना। आर्टिकल 280 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जब चाहे या फिर 5 वर्ष की अवधि को 5 वर्ष की अवधि पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जो केंद्र और राज्यों के बीच कर का आवंटन और बाकी सारे राजस्व, इन सब के आवंटन की सिफारिश करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो गया, मतलब संविधान में उसका वर्णन है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो गया। ठीक है, संवैधानिक हो गया। तो ऐसे ही लगभग 10 इंपॉर्टेंट बॉडीज है, उसकी चर्चा करेंगे। अब आगे हम आते हैं गैर संवैधानिक। सीधी सी बात है, जिसका कि उल्लेख संविधान में नहीं है वो गैर संवैधानिक हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर ले आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, और हम नीति आयोग की बात कर ले, हम नीति आयोग की बच्चों बात कर ले, तो इसका जो वर्णन है वह संविधान में नहीं है, योजना आयोग का भी नहीं था। तो ये क्या हो गया, जिसका वर्णन संविधान में नहीं है वह आपका गैर संवैधानिक हो गया। इसके अलावा एक और शब्द आपको देखने को मिलेगा जिसे हम कहेंगे स्टैट्यूटरी, जिसे कि हम कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडीज, यानी वैधानिक संस्थाएं। अब मान लीजिए हमने देखा कि एनएचआरसी का जो गठन है ये एक अधिनियम लाकर किया गया है ना, एक एक्ट पारित किया गया, उस एक्ट के अंतर्गत ये जो बॉडी है वो अस्तित्व में आई, तब हम इसको क्या कह देंगे कि ये वैधानिक संस्था है। ठीक है, तो अब जब मैं कहूं संवैधानिक, गैर संवैधानिक और वैधानिक, आपको इन तीनों का जो अर्थ है वह पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम संवैधानिक निकाय में हम बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग की, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वित्त आयोग की बात करेंगे, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, और अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, ये एसटी, ये एससी हो गया है ना, अनुसूचित जाति के लिए, और हो गए शेड्यूल ट्राइब के लिए। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, देखेंगे कि इन तीनों में कैसे एक एक अंतर आपका आर्टिकल का हो जाएगा। संविधान, अलग अलग संविधान संशोधन होंगे जिससे ये बॉडीज अस्तित्व में आएंगे। तो ये सारी चीजें, किसी में नियुक्ति और हटाना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां पर उसमें कुछ ऐसे डिफरेंस होगा कि जहां पर स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, कहीं पर हम देखेंगे कि जाति, जनजाति और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसमें संवैधानिक संशोधनों के द्वारा, तो यहां पर संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट हो गए। मतलब आप देखेंगे कि जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है उसमें केवल नियुक्ति ही पूछी जाएगी। किसी के कार्य, किसी को उद्देश्य, सबका सब पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे इंपॉर्टेंस कभी कभी ज्यादा और कम हो जाती है। तो चूंकि ये वीडियोस बच्चों आपको मिल रहे हैं यूपीएससी का पीटी, जो 28 मई को आप देने वाले हैं, तो 28 मई के पीटी को ध्यान में रखते हुए वन शॉट वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तरीका वही होगा कि थोड़ा सा टॉपिक को देखेंगे, टॉपिक फिनिश होने के बाद यूपीएससी ने उस पर कैसे क्वेश्चन पूछा है हम उसको सॉल्व करेंगे। पीटी का जो क्वेश्चन है उससे जोड़ लेंगे हम, मेंस के क्वेश्चन यहां डिस्कस नहीं करूंगी वरना वीडियो 5 आवर्स का बनेगा। तो लगभग 1.5-2 घंटे में हम अपने इस क्लास को बाइंड कर लेंगे। और हाँ, शुरुआत में क्या है कि जो सभी बॉडीज है कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशली, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको एक टेबल के माध्यम से समझा दूंगी, देन आगे हम सबको विस्तार से समझेंगे।
इसके बाद हम देखेंगे कि कैग की बात करेंगे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की बात करेंगे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या होता है, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बॉडीज आपके, ये सारे संवैधानिक निकाय हैं, याद रखना, इसलिए मैंने इसमें अलग अलग आपको बताया हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ये सारी, चाहे तो आप ऐसे भी याद कर लो, ये भी आपके लिए एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका और याद कर लो कि भाई ये जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में कहीं ना कहीं इसका जो वर्णन है वह किया गया है। ठीक है, तो चलो देखो हम सभी को विस्तार से शुरू करें, उसके पहले क्या किया है मैंने कि एक हम टेबल फॉर्म में समझ लेते हैं जहां से क्वेश्चन आया है, आ सकता है या फिर पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो सदस्यों की नियुक्ति और उनको हटाना, कौन करता है ये काम, नियुक्ति कौन करेगा, हटाएगा कौन। ठीक है, और इसके अलावा इनका कार्यकाल क्या है, जिसमें कार्यकाल इंपॉर्टेंट होगा वहां कार्यकाल बता दूंगी, जहां पर संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट होगा वहां संशोधन बताऊंगी, कार्यकाल नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पहले आपसे डिस्कस करती हूं, देन हम आगे चलेंगे। सो सबसे फर्स्ट तो देखो, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे भारत निर्वाचन आयोग की। हम सभी 25 जनवरी को एक वोटर एक मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, वोटर्स को अवेयर करने के लिए हम मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को, है ना। 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वह 25 जनवरी को होती है। किस सन में हुई थी वो आगे हम बात करेंगे। यहां पर मैं आपको नियुक्ति की बात बता देती हूं। तो देखो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्य है, जो अध्यक्ष है, इनको नियुक्त किया जाएगा। और आपको एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बच्चों कि अगर हम इनके हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो हटाने की प्रक्रिया कैसे होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक कौन सा ऐसा पद है जो कि उनके प्रसाद पर्यंत या उनकी इच्छा पर निर्भर होता है। तो क्या वह भारत निर्वाचन आयोग है, क्या वह यूपीएससी का चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। तो यहां पर हटाने की प्रक्रिया हम देखेंगे कि हटाने का पावर राष्ट्रपति को नहीं है कि जब बनाया तो हटा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पर होता क्या है कि जो दोनों सदन है ना, हटाने की पूरी प्रक्रिया दी हुई है और दोनों सदनों में एक प्रस्ताव लाया जाएगा जो कि विशेष बहुमत से पारित होगा। दोनों सदनों में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत, है ना। तो ये विशेष बहुमत के द्वारा ये जो प्रस्ताव है ये विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमारे जो इंपॉर्टेंट विशेष बहुमत द्वारा पारित, तभी हटा सकते हैं राष्ट्रपति जब ये पारित हो जाए। इस तरह की कठिन प्रोसीजर इसलिए किया गया है कि जो हमारे संवैधानिक पद है वो कहीं मजाक ना बन जाए, है ना। कहीं हमारे ऐसा ना हो कि किसी गलती या फिर किसी ऐसी चीज के चलते पता चला कि सरकार बदली या फिर कुछ भी एक तरीका हो सकता है कि इनको बदल दिया गया। तो ऐसे में तो देश में चुनाव की व्यवस्था और सारी चीजों में अस्थिरता हो जाएगी। तो कुछ पदों को सुरक्षित किया गया है और सुरक्षित करने का एक तरीका यही है कि अगर हमने टफ प्रोसीजर कर दिया उनको हटाए जाने का, तब डेफिनेटली। अब आगे देखो इनके हम कार्यकाल की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो इनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा देखो सेम यही कार्यकाल यूपीएससी के सदस्यों का होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ये 6 वर्ष या 65 वर्ष का मतलब क्या है, या तो 65 वर्ष की आयु हो गई हो या आपने टोटल जो काम किया हो वो आपका कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया हो। 21 से मान लीजिए कोई अपॉइंट हुआ और वह 26 तक काम किया, 25 तक काम किया, तो या तो उसका कार्यकाल पूरा हो गया 6 वर्ष का, और अगर मान लीजिए 62 में ज्वाइन किया तो वह फिर 3 साल ही रहेगा। तो जो भी इसमें से पहले हो जाए ये कंडीशन सभी के लिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है बच्चों, जब हम चीजों को एकदम, जैसे हमें पता है हमने टेबल फॉर्म में चीजों को याद कर लिया, सारी जब हमने इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में पढ़ी तब हमें याद नहीं हुई, लेकिन हमने अलग से एक टेबल फॉर्म में चीजों को याद कर ली जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तब ऐसे में आपको चीजें ज्यादा आसान होगा याद रखना। अब आपने यहाँ पे ही कंपैरिजन कर लिया कि चाहे निर्वाचन आयोग हो और चाहे यूपीएससी को, दोनों के ही जो अध्यक्ष और सदस्य उनका जो कार्यकाल है या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु, और इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। ठीक है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, समझ गए, जो भी पहले हो जाए। ये भी मैं लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे। लिख लो जल्दी से, जो भी पहले हो,
हम इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पहले बता दूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि शुरुआत में केवल चेक करने आते हैं, देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, तो कम से कम शुरुआत के अगर 10 मिनट देख लोगे तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका यूपीएससी का एंड आपका भारतीय निर्वाचन आयोग का। ठीक है, चलो पहले यूपीएससी का बता देती हूं। अब देखो बच्चों, यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यहां पर इसके सदस्य कितने होंगे, और इसकी संरचना क्या होगी, है ना। यूपीएससी में संरचना क्या होगी, इस बात का जो निर्धारण है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्धारण है वह किया जाएगा। समटाइम्स होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनका वर्णन हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया, तो वो पावर या तो संसद के पास है या तो राष्ट्रपति के पास है, और ज्यादातर मामलों में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास ही है। अब याद रखना कि इनको हटाने का जो पावर है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि यूपीएससी के जो सदस्य हटाए जाते हैं वो राष्ट्रपति की या फिर किसी और आधार से, कि संविधान में उसका वर्णन है या नहीं। याद रखना कि अगर ये संवैधानिक निकाय है, जरूरी नहीं है कि सभी के हटाने का आधार हो, बट यहां पर सदस्यों को हटाने का आधार संविधान में है। सदस्यों को किस आधार पर हटाया जाएगा, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि कदाचार, असमर्थता, जो भी हो, पागल, दिवालिया, ठीक है, इन आधारों पर इनको हटाया जा सकता है। अब हम आते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। जो यूपीएससी करेगा केंद्र के स्तर पर, वही स्टेट पीसीएस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो प्रमुख भर्तियां हैं सिविल सर्विसेज की और उनकी प्रिपरेशन जिसकी आप कर रहे हैं, तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें संस्थाएं हैं। अब देखो बच्चों, जो हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो यहां पर देखो इनके सदस्यों की जो नियुक्ति है, वह राज्यपाल करेंगे। अब आप सोचेंगे कि इनको हटाएगा भी राज्यपाल, तो मैं आपको बता दूं कि इनको हटाने का जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल इनको हटा नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, बट हटाने का जो पावर वह राष्ट्रपति के पास है। अब ध्यान से सुनना, कार्यकाल बता रही हूं। कार्यकाल याद रखना 6 वर्ष और 65 वर्ष फॉर यूपीएससी के सदस्यों के लिए था। अब यहां पर 6 वर्ष तो जो है वह समान है, लेकिन यहां पर 65 नहीं बल्कि 62 वर्ष की आयु है। 62 वर्ष की या तो आयु पूरी कर ली हो या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे वित्त आयोग की। अब हम बात करेंगे बच्चों वित्त आयोग की। ठीक है, आगे इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था तो मैं आपको बता देती हूं। देखो, वित्त आयोग हर 5वें वर्ष या फिर जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे तब उसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो हम देखते हैं आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का जो वर्णन है वह किया गया है ना। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का जो वर्णन है वह किया गया है, और आर्टिकल 324 में आपका निर्वाचन आयोग है। 324। अब आप सोचेंगे मैम इनके क्यों नहीं बताए, क्योंकि इसमें 5-5, 6-6 आर्टिकल्स है, उसको आगे समझाऊंगी। तो जिसमें जो चीजें सटीक नहीं है या वन वर्ड में नहीं बता सकती तो उसको अभी रुक जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बता देती हूं कि जो 15वां वित्त आयोग है ना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 13वें वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 15वां वित्त आयोग ये आप करंट अफेयर से कवर कर लेंगे, ये आप करंट से कवर कर लेंगे, जहां आपको कवर करना होगा वहां भी मैं इस बार स्टार दे दूंगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये 4 संस्थाएं मुख्य रूप से हो गई, साइड हुई हो, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं बाकी की 6 संस्थाओं की। तो यहां पर देखो बच्चों, हम बात करें सबसे पहले कि राष्ट्रीय जो आयोग है किसके लिए, अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है, फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए, और फिर जो पिछड़ा वर्ग, हम जो बैकवर्ड कमीशन जो आयोग है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इसके आर्टिकल बताऊं तो 338 जो आर्टिकल है, 338 आर्टिकल किसका होगा, अनुसूचित जातियों के लिए। 338 ए आर्टिकल किसके लिए होगा, अनुसूचित जनजातियों के लिए, और 338 आर्टिकल बी किसके लिए होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, अब देखो संविधान संशोधन भी बता रही हूं, उसको भी ध्यान से सुनना। पहले आपको पता है कि पहले अलग से कोई राष्ट्रीय आयोग नहीं था, बल्कि एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान हमारे मूल संविधान में किया गया था।
जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था बच्चों, तो मूल प्रावधान किया गया था कि वहां पर एक अधिकारी की नियुक्ति होगा जो इस वर्ग के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी योजनाओं के लिए काम करेगा। तो फिर अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अस्तित्व में कब आया? देखो आर्टिकल 338 में पहले अधिकारी था, लेकिन अब देखो यहां पर मैं आपको कार्यकाल ना बताकर इंपॉर्टेंट जो संशोधन है वह बता रही हूं। इन तीनों के संविधान संशोधन अलग अलग है। तो 1919 में होता है, 1990 में हुआ आपका 65वां संविधान संशोधन, और इस 65वें संविधान संशोधन के द्वारा जो एक अधिकारी पहले होता था उसको बदल दिया गया एक बहुसदस्यीय निकाय। बहुसदस्यीय मतलब एक से ज्यादा जहां पे सदस्य थे, ठीक है। तो एक से ज्यादा जो सदस्य थे, बहुसदस्यीय निकाय के रूप में ये आयोग जो है वह आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एसटीज के लिए कब आया आयोग 338A के अंतर्गत। तो यहां पर बच्चों हुआ था 89वां संविधान संशोधन, 89 89वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। और उससे अस्तित्व में आया अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। और जब हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करेंगे, पहले यह वैधानिक था, बाद में इसको संवैधानिक दर्जा मिला आपके 102 संविधान संशोधन के अंतर्गत। 102 संविधान संशोधन के अंतर्गत जो पिछड़ा वर्ग आयोग था इसको संवैधानिक जो दर्जा है वह दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। क्लियर है? ये तीनों का अलग अलग हो गया, ये इंपॉर्टेंट था बताना। अब याद रखना कि इन तीनों के ही जो कार्यकाल, सेवा शर्तें, सदस्यों की नियुक्ति है, इन तीनों के ही, और नजदीक से खींच देती हूं आपको याद रहेगा, कार्यकाल, सदस्य, सेवा शर्तें, ठीक है। ये सारे जो काम है वह किसके द्वारा किए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इसका? चलिए अब आगे हम देखेंगे। अब आपका बचा कैग, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ठीक है। अब देखो, जिसको आप कैग के नाम से जानते हैं ना, वह एक कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसको हम कैग कहते हैं, ठीक है। कैग, या तो CAG लिख लो या हिंदी में कैग लिख लो। अब देखो कि यहां पर बच्चों जब हम नियुक्ति की बात करेंगे तो नियुक्ति तो की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि नियुक्ति राष्ट्रपति ही कर रहे हैं, है ना, राष्ट्रपति ही कर रहे हैं। फिर अभी बाद में हम और थोड़ा सा विस्तार से चीजों को देखेंगे, अगर इसमें कुछ इफ बट आता है तो वो हम आगे देख लेंगे। लेकिन याद रखना कि यहां पर जो हटाने की प्रक्रिया है वो वही है जैसे निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है कि दोनों सदनों में बहुमत से, इवन विशेष बहुमत से, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है, ठीक है, याद रखना। और इसके अलावा जब हम इनके कार्यकाल की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मान लो कोई व्यक्ति कैग था, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ, वर्तमान में कौन है? देखो जैसे जैसे मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूं, आपका एक काम होगा कि आप तुरंत जाकर करंट अफेयर पर से अपडेट हो जाओ कि आखिर वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ना, एक सेंटेंस में आपको मिल सकता है। तो यहां पर देखो, अगर कैग मान लीजिए कोई व्यक्ति था तो कैग पद के छोड़ने के बाद वह किसी अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकता, पद ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है। कई जगह पर इस तरह की बाध्यताएं हैं, जैसे कि हम यूपीएससी के चेयरपर्सन की बात करें, है ना, वो उनके साथ भी ये है प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये प्रावधान है। अब आगे हम देखेंगे भारत के महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहां पर बच्चों यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, यहां पर देखो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कैग होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य होगा,
ठीक है, कैग होगा, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा या फिर महान्यायवादी होगा? यहां पर आंसर होगा केवल महान्यायवादी। ठीक है, तो याद रखना बच्चों की जो भारत का महान्यायवादी होगा, ये आपको याद रखना है कि ये इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेंगे, और चूंकि संविधान में नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, संविधान में हटाने का आधार नहीं है, तो ये पावर भी राष्ट्रपति के पास है कि इनको हटाया कैसे जाएगा, तो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, जिसे कि कहा जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है ना। जब तक ये प्रसाद रहेगा तभी तक ये रहेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे भारत के महान्यायवादी। और इसके अलावा देखो कि जो स्थिति महान्यायवादी की होगी केंद्र में, वही स्थिति राज्य के महाधिवक्ता की होगी राज्य में। तो यहां पर नियुक्ति याद रखना कि नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करेंगे, लेकिन हटाएंगे भी राज्यपाल। ध्यान रखना, नियुक्ति जो है ये राज्यपाल कर रहे हैं और हटाएंगे भी कैसे, कि ये राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत है, प्रसाद पर्यंत इनकी इच्छा पर ही निर्भर है। समझ में आया? तो इसलिए इनका जो कार्यकाल है वो मैं ब्लैंक छोड़ देती हूं, कार्यकाल हमने इनका नहीं किया। क्यों? क्योंकि कार्यकाल इनका निश्चित नहीं है। आओ आर्टिकल और देख लेते हैं। आर्टिकल देखो 148 में कैग का प्रावधान किया गया है, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। आर्टिकल 148 में महान्यायवादी की बात करेंगे तो आर्टिकल 76 है, और महाधिवक्ता की बात करेंगे तो आर्टिकल 165 है। ये थी आपकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि हमने लगभग 15 मिनट में हमने इसको कवर कर लिया। अब हम चलते हैं विस्तार से, सबको थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, वरना आप सभी को लगेगा कि मैम ने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट करा दिया। चलिए, तो यहां पर हमने निर्वाचन आयोग की बात कर ली, कहां पर कौन हटा सकता है कौन नहीं हटा सकता है, जहां पर अंतर ज्यादा हो कि भाई नियुक्ति कोई और कर रहा है, हटाने का जो पावर वह किसी और को है। ठीक है, तो देखो एक कंडीशन ऐसी हो सकती कि राष्ट्रपति ने नियुक्त किया, राष्ट्रपति के पास पावर है। दूसरी कंडीशन ये थी, पहली कंडीशन में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत था, फॉर एग्जांपल महान्यायवादी। दूसरी कंडीशन ऐसी थी कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई, लेकिन हटाया जब गया तो संसद का विशेष बहुमत उसमें लगा, फॉर एग्जांपल निर्वाचन आयोग और यूपीएससी के चेयरमैन। ठीक है, और कैग का भी सेम। और तीसरा कंडीशन यह था कि राज्यपाल ने नियुक्त किया, लेकिन हटाने का जो प्रोविजन था, हटाने का जो प्रावधान था, वह राष्ट्रपति के पास था, पावर जो है वह राष्ट्रपति के पास था, फॉर एग्जांपल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए अब हम चलते हैं आगे, और हम पहली अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि निर्वाचन आयोग है, जिसे कि चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा देखो बच्चों, कुछ चीजों को ना बहुत ही बारीकी से पढ़ा करो, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन है वह उसी इंफॉर्मेशन से पूछे जो आप देख रहे हैं, बट आपने उसको ठीक तरीके से उसको वर्गीकरण नहीं किया, आपने याद नहीं किया, चीजें आप स्किप कर जाते हो। अच्छा चलो मैं यहां पर लिखती हूं, राष्ट्रपति मतलब राज्य निर्वाचन आयोग जो है वह मुख्य रूप से 4 चुनाव करवाता है। ठीक है, एक तो आपका संसद का चुनाव हो गया, लोकसभा राज्यसभा इसमें 2 लिखे हुए, अलग अलग लिख दिए दोनों सदन, या तो संसद लिख दे, तो मेन हम लिख देते हैं एक संसद हो गया। अब संसद का कराएगा तो राज्य की विधायिकाओं का भी कराएगा। ठीक है, तो हम यहां पर राज्य विधानसभा लिख देते हैं। और इसके अलावा बच्चों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब देखो ये स्पेशली मैंने क्यों बताई आपको इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा कि ये जो है निर्वाचन आयोग वह किस किस के चुनाव कराएगा, इसमें कौन शामिल है कौन नहीं है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, संसद है मतलब लोकसभा राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, इन चारों के जो चुनाव है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 324 याद रखना, निर्वाचन आयोग की व्याख्या कहां की गई है, आर्टिकल 324 324 में निर्वाचन आयोग का मेन काम क्या होगा कि इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जो चुनाव है वह कराए जाए। ठीक है, ये मेन काम होगा। तो यहां पर देखो बच्चों, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, यूपीएससी ने क्वेश्चन कहा कि पंचायतों के जो चुनाव होते हैं या फिर नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं उससे कोई संबंध नहीं होता है। सही बात है ये, क्योंकि उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का स्पेशली इसलिए ही तो उनका गठन और अस्तित्व में आए थे कि नगर पालिका और पंचायतों की जो वित्त और चुनाव की व्यवस्था है उसको संभाले। तो यहां पर पंचायतों के और नगर पालिकाओं के जो चुनाव है उससे किसी भी तरह का कोई जो संबंध है वह इस चुनाव आयोग का नहीं है। अच्छा देखो बच्चों, यहां पर हमने कार्यकाल पहले ही मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहां पर भी स्पेशली मैं लिख देती हूं कि इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वह कितना
कितना होगा? ज्यादातर कंडीशंस में आपने देखा है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष ही है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, नियुक्ति और हटाने का जो प्रावधान है वह हमने पहले भी देख लिया, बट यहां फिर से बता देती हूं कि नियुक्ति और सेवा शर्तों की अगर हम बात करें तब ये कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति। इसके अलावा सदस्यों की सेवा शर्तें क्या होंगी और बाकी सारे उनके भत्ते एंड सारी चीजें, तो उनका निर्धारण हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और हटाने की प्रॉपर एक प्रोसेस है, हटाना अगर इनको है तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया क्या है कि दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए विशेष बहुमत के द्वारा। इसको यहां नहीं लिख रही हूं। अब देखो, हम अगर इसके पूरी क्लियर है इतना, चलो बाकी चीजें कुछ आगे बता देती हूं। अब देखो, अब आपके लिए कुछ काम है, आपको ये होमवर्क है। एक तो करंट अफेयर अपडेट करना आपका होमवर्क है, दूसरा इसका रट्टाफिकेशन करना आपका होमवर्क है। एक दो बार समझ के पढ़ लेना, पर काम सिर्फ पढ़ने से नहीं चलेगा। आपको एग्जाम हॉल में चीजें याद आ जाए उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, है ना, याद करना पड़ेगा एकदम। तो अब देखो, हमने देखा कि यहां पर आर्टिकल जो आपका 324 से लेके 329 है, इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, 324 कहता है कि एक चुनाव आयोग होगा, चुनाव का अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा, नियंत्रण करेगा। 325 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल ना करने और इसके आधार पर मतदान के लिए उसको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। आर्टिकल 320, आर्टिकल 15 में भी कहा गया है ना, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, उसमें 5 आधार है, इसमें 3 आधार है बच्चों, धर्म, जाति एंड लिंग। ठीक है, जन्म स्थान और वंश को इसमें छोड़ दिया गया जो कि आर्टिकल 15 में शामिल है। तो आर्टिकल 325 क्या कह रहा है कि इन तीनों आधार पर किसी भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति वोटर नहीं है, मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। अब देखो 326 एक थोड़ा सा आप सभी को कंफ्यूजन लग सकता है। जानते हो क्यों कंफ्यूजन? क्योंकि यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो वोटिंग का राइट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि आपका जो वोटिंग राइट है ये कौन सा राइट है? क्या ये आपका फंडामेंटल राइट है? क्या ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? क्या ये आपका लीगल राइट है? कौन सा राइट है आपका? ठीक है, तो यहां पर यूपीएससी ने भी, हालांकि आप देखें शायद 16 या 17 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें यूपीएससी ने भी क्वेश्चन के आंसर, जो फाइनल आंसर शीट दी थी, आंसर की दी, तो उसमें यही माना था कि जो वोटर है, जो आपका मतदाता मतदान करने का जो आपका अधिकार है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ऐसा यूपीएससी ने आंसर दिया था। ठीक है, लेकिन याद रखना कि लोकसभा 326 क्या कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो चुनाव है वे वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार में 2 बातें निहित हैं, वो बेसिक में हम पढ़ते हैं, यहां छोड़ देते हैं। 327 क्या कहता है कि विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है ना, संसद के पास पावर है। अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग बातें कही गई है। 328 कहता है कि ऐसी विधान मंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए, है ना, अगर विधानमंडल है उनके चुनाव के संबंध में कोई भी प्रावधान है तो राज्य की क्या शक्ति होगी? संसद की शक्ति क्या होगी? 327 है, 328 में राज्य की क्या शक्ति होगी? 329 कहता है कि चुनावी मामलों में अदालतों का जो हस्तक्षेप है उसको रोका जाए, ये आर्टिकल 329 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 324 से लेकर 329 निर्वाचन आयोग कंप्लीट। अब देखो यूपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन पूछा, वो मैं आपको बता देती हूं। 17 में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में जो क्वेश्चन है वह पूछा गया था। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा उससे ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको जान के नहीं पढ़ाई कि यहां बता दूंगी। भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, तो एक तो सदस्यों की संरचना, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल यही सेंटेंस पूछा गया, इसके पहले भी आए प्रश्न, है ना। केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय है। मैंने कहीं गृह मंत्रालय की बात की कि अब तक हमने जो बात की उसमें कहीं गृह मंत्रालय का नाम सुना है? जब नहीं सुना तो इसको कॉन्फिडेंस के साथ काट दो। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का समाधान करेगा। अगर राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम, राजनीतिक दलों को जो उनके चुनाव चिन्ह है वह देने का काम है, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली करेगा, है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। पहला भी रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट जो है वह रॉन्ग है, उसके पीछे कारण है। और ये जो कारण है कि 5 नहीं बल्कि ये 3 सदस्यीय, हम देखेंगे कि शुरुआत में आपको पता है बच्चों केवल एक ही चुनाव आयुक्त होता था। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे कि इसे
1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय बनाया। और ये मल्टी मेंबर बॉडी कब बनाई है, ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा। 89 में बन तो गया था, है ना, लेकिन थोड़ा सा समय लग गया इसको बहुसदस्यीय एक्चुअली बनने में। तो यहां पर हम देखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करें, ये सब आपके काम है, ध्यान रखना, आपको देखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। क्लियर? चलिए, कार्यकाल हम देख ही चुके हैं। इस तरह से हमारे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम चलते यूपीएससी की तरफ, ठीक है। अब देखो बच्चों, यूपीएससी की जब हम बात करेंगे, याद रखना कि संविधान के भाग 14 में, संविधान के भाग 14 में और आर्टिकल है इसमें 315 से लेके 315 से लेके 323, 315 से लेके 323 तक प्रावधान है। लेकिन 315 से 23 तक जो प्रावधान है वह केवल यूपीएससी के लिए नहीं है, वो राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी प्रावधान करता है, ठीक है। इसी में राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी है। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की हमने बात कर ली कि नियुक्ति का जो मामला है वह राष्ट्रपति देखेंगे और कार्यकाल जो है वह इनके लिए 6 साल का या 65 वर्ष की आयु का होगा, या तो 6 वर्ष, या यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, ठीक है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। इसकी देखो योग्यता क्या होगी यूपीएससी के सदस्यों की। यूपीएससी के जो सदस्य हैं इनकी योग्यता की बात नहीं की गई है संविधान में, ये सारी चीजें राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दी गई हैं, है ना। राष्ट्रपति भी हालांकि सलाह मशवरा बाकी सारी चीजें करके करते हैं। इसके अलावा देखो, हटाने का आधार, नियुक्ति की हमने बात कर ली कि राष्ट्रपति करेंगे, और अगर हम हटाने के आधार की बात करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर जो संविधान में व्यवस्थाएं हैं, जो आधार हैं, वे सारे दिए गए हैं। कहीं कहीं हटाने की बात तो की गई लेकिन आधार नहीं दिए गए, लेकिन यूपीएससी में सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा उसकी बात की गई है, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग करता क्या है? भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, जो कि अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, है ना, और भी आप देखेंगे कि 28 तरह की जो और बाकी सेवाएं हैं, ग्रुप ए, बी, एन, बाकी सारी, उनकी भर्ती करता है यूपीएससी। तो यहां पर देखो आर्टिकल 312 में आपको बता देती हूं, आर्टिकल 312 ये कहता है बच्चों कि यहां पर संघ और राज्य के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है। अच्छा ये बताओ, अखिल भारतीय सेवाएं, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसे है? लोकसभा या राज्यसभा? डेफिनेटली राज्यसभा को, है ना। तो राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर है, ठीक वैसे ही जैसे कि लोकसभा के पास मनी बिल के लिए स्पेशल पावर है। राज्यपाल लिख रही हूं, राज्यसभा लिख दो, ठीक है। तो राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर है कि वह नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करे, और इसका उपयोग भी किया राज्यसभा ने, जैसे कि नई अखिल भारतीय सेवा। मेडिकल पर भी ऐसी बात चल रही थी कि एक मेडिकल के लिए भी, जैसे कि आईएएस होता है, आईपीएस होता है, ऐसे मेडिकल के लिए भी लाए। तो पहले केवल 2 होते थे, है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड पुलिस सर्विस। बाद में हम देखेंगे कि जो आपका ये फॉरेन नहीं है, फॉरेस्ट सर्विस, ये वन सेवा वाला है, वन सेवा वाला है ना। 1966 के आसपास आई थिंक, देख लेना इसको, प्लीज करेक्ट कर लेना, आई थिंक 96 ही है। 1960-66 के आसपास राज्यसभा ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और एक और अखिल भारतीय सेवा को उसमें जोड़ दिया। तो आर्टिकल 312 हम देखते हैं। तो यहां पर देखो कुछ संवैधानिक प्रावधान हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 315, 315 क्या कहता है कि संघ और भारत के राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग भी होंगे। संघ के लिए अपना यूपीएससी और स्टेट के लिए बाकी जो वहां के भी लोक सेवा आयोग है उनकी बात की गई। तो आर्टिकल 315 केवल इसके लिए नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से पढ़ा रही हूं, सारे आर्टिकल्स, ठीक है। तो अभी हम जब राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तब भी यही सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों की चीजें सेम ही है। जो काम यूपीएससी करेगा केंद्र के लिए, वही काम स्टेट जो पीसीएस है वह करेंगे राज्यों के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो बच्चों, हम देखते हैं कि जो यूपीएससी है और जो आपकी स्टेट पीसीएस है, जो स्टेट पीएससी है ना, जैसे कि हम एमपीपीएससी की बात कर लें, यूपीपीएससी की बात कर लें, बीपीएससी की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, तो इन सबकी अपनी लोक सेवाएं हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं ये तो संवैधानिक हैं, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है। अच्छा ये बताओ, कभी कभी क्या होता है, एक संयुक्त परीक्षा भी हो जाती है, संयुक्त लोक सेवा आयोग। मान लीजिए 2 स्टेट के लिए हो गया,
एमपी के लिए हो गया, यूपी के लिए हो गया। तो जब राज्य दो या दो से ज्यादा राज्य मिलकर इस तरह का आग्रह करते हैं कि हमारे लिए एक संयुक्त परीक्षा का जो आयोजन है वह कराया जाए, तो यहां पर अगर संयुक्त परीक्षा का आयोजन होता है ना, तो यह संवैधानिक नहीं है बल्कि यह वैधानिक है। कुछ अधिनियमों के द्वारा इस तरह के जो संयुक्त कमीशन है वह बना के काम किया जाता है। 315 हो गया। आप देखो 316 क्या कहता है, 316 कहता है कि यूपीएससी के साथ साथ जो स्टेट पीएससी है उसके सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल क्या होगा। 317 कहता है कि यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के जो सदस्य उसको हटाया कैसे जाएगा। तो पहले नियुक्ति और कार्यकाल की बात कर ली, फिर उनके हटाने और निलंबन की बात कर ली। ठीक है। 318 कहता है कि आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिए नियम कौन बनाएगा। तो पहले सदस्यों की नियुक्ति थी, फिर हटाना था, सेवा शर्तों की बात बाद में की गई। ठीक है। और यहां पर 319 कहता है आयोग के सदस्यों के द्वारा सदस्य ना रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध है। अगर मान लो ये आयोग के जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के जो मेंबर्स और जो अध्यक्ष है, क्या वह इस पद पर अगर ना रहे तब वे कहां का कौन सा पद धारण कर सकते, नहीं कर सकते, उस प्रतिषेध की बात की गई। ठीक है। 320 कहता है लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होंगे। 321 कहता है, आप देखो स्पेशली लोक सेवा की बात होगी। लोक सेवा के कार्यों का विस्तार क्या है, लोक सेवा आयोग के व्यय क्या है और लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट क्या है, ये 323 में कहा गया। क्लियर। चलो अब देखो राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो जो प्रशासनिक सेवाएं केंद्र के लिए यूपीएससी का काम था, वही राज्यों के लिए प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती करना ये आपका राज्यों का काम हो गया। ठीक है। इसके अलावा देखो केंद्र के यूपीएससी के समानांतर ही है राज्यों में, और यहां पर हम देखेंगे कि 315 से 323 सेम वही बात हो गई जो आर्टिकल्स हमने देखे। ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों इन सब की बात हो गई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहां बता देती हूं कि अगर मान लो इनको पुनर्नियुक्ति की अगर हम बात करें कि जो अध्यक्ष या सदस्य था क्या उसको फिर से रीअपॉइंट किया जा सकता है, तो याद रखना बच्चों कि यहां पर वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, है ना, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा देखो कि कोई भी सदस्य राज्यपाल को लिखित में इस्तीफा देकर जो रिजाइन है वह कर सकता है, और 6 साल या 62 वर्ष का कार्यकाल है, ये हम पहले पढ़ चुके। 6 वर्ष या 62 वर्ष का कार्यकाल होगा। ठीक है। अच्छा कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बता देती हूं बच्चों, जैसे कि हम यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करें। देखो जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य है इनकी वेतन दी जाती है केंद्र की संचित निधि से। केंद्र की जो संचित निधि है, और आपको पता होना चाहिए कि जो संचित निधि है इस पर मतदान नहीं होता। ठीक है। और यहीं पर जब हम स्टेट पीएससी की बात करते हैं तो स्टेट पीएससी के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं इनके वेतन भत्ते और सारी जो चीजें हैं वह राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो एक तरह से किसी भी तरह का अलाभकारी परिवर्तन जो है इनको कार्यकाल में नियुक्त होने के बाद ना किया जाए, उसके लिए इस तरह की सुरक्षाएं जो है वह प्रदान की गई। याद रखना बच्चों कि ये जो संचित निधि होती है इन पर वोटिंग नहीं होती। अगर मान लो वोटिंग होनी होती तब परेशानी होती, इन पर वोटिंग नहीं होती। ठीक है। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा देखो कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो यूपीएससी का अध्यक्ष है, यूपीएससी का अध्यक्ष है, तो क्या ये पुनर्नियुक्त हो सकता है? याद रखना कि पुनः नियुक्त नहीं हो सकता, इसकी पात्रता नहीं है। ठीक है। पुनः नियुक्त नहीं हो सकता किसी अन्य नौकरी में। इसके अलावा देखो अगर हम, ये तो यूपीएससी के अध्यक्ष की बात हो गई, अब यूपीएससी के जो सदस्य हैं इसके लिए प्रावधान क्या कहते हैं। यूपीएससी के जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष के पद पर आ सकते हैं, अध्यक्ष पद पर, अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकता है। अध्यक्ष पद पर जो नियुक्ति है वह की जा सकती है, लेकिन किसी अन्य नौकरी की पात्रता नहीं है। पर एक बार सदस्य से हट जाने पर किसी अन्य नौकरी में जाने की पात्रता नहीं है, किसी अन्य नौकरी में जाने की पात्रता नहीं है। क्लियर। अब देखो एक और पॉइंट कि मान लीजिए यूपीएससी के कोई अधिकार बढ़ाने हैं या फिर कम करने, तब ये काम कौन करेगा। तो यहां पर देखो यूपीएससी की शक्तियां
अधिकार चाहे बढ़ाने हो या फिर कम करने हो, ये दोनों ही काम किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। ये दोनों ही काम कौन करेगा? संसद के द्वारा इनकी जो शक्तियां हैं उसको बढ़ाने और घटाने का जो काम है वह किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आयोग की तरफ, जो कि है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वर्तमान में आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग, ठीक है, जिसका की गठन नवंबर 2017 में किया गया था, जिसके की अध्यक्ष है एन के सिंह, और इनकी जो सिफारिशें हैं 21 से लेके 25-26 5 वर्ष की अवधि तक के लिए मान्य होगी। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों की जो वित्त आयोग है एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्यों है? आर्टिकल 280, यहां पर भी लिख देती हूं, आर्टिकल आपको याद रहेगा अलग से, है ना, अनुच्छेद 280। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? सारी इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते जाओ। पीडीएफ के भरोसे हमेशा मत रहा करो, कभी पीडीएफ अवेलेबल है कभी नहीं है ना। मान लो जहां पर दी जा रही है वहां पर आप देख नहीं रहे हो पीडीएफ को, तो ऐसे में काम तो केवल नोट्स ही आएंगे ना। तो यहां पर देखो कि अगर हम संवैधानिक निकायों की बात करेंगे, संवैधानिक निकाय की बात करेंगे, तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष या फिर जब आवश्यकता समझे तब इसका गठन कर सकते हैं। इसका मेन काम क्या होगा? वित्त से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है। तब केंद्र और राज्यों के बीच में एक संवैधानिक व्यवस्था करेगा, और किस चीज के लिए? कि जो भी प्राप्त आय है उसका वितरण क्या किया जाए, उस चीज को निर्धारित करेगा। जैसे कि आप देखेंगे कि राज्यों की जो हिस्सेदारी है पहले 42% थी, अब उसको 41% कर दिया। इसके पीछे क्या रीजन था? कि 1% जो है वह जम्मू कश्मीर को दे दिया। तो इस तरह की सिफारिशें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो बच्चों कुछ इसके कार्यों की बात करते हैं। कार्यों की बात इसलिए क्योंकि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था ना वित्त आयोग के बारे में, वो कार्यों से पूछा। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि हमेशा सदस्यों की नियुक्ति और इन सब से पूछा जाए, कार्यकाल, उद्देश्य, सब चीजों से पूछा जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करेगा कि संघ और राज्यों के बीच में करों की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण कैसे किया जाए, और जो भी आगम है उनका आवंटन कैसे हो। 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या सहायता दी जानी चाहिए या फिर नहीं। यूपीएससी ने यह भी पूछा था कि क्या ये जो रिकमेंडेशन है, ये सिफारिश क्या वित्त आयोग कर सकता है? तो आर्टिकल 275 ये कहता है, 280 नहीं 275 की बात कर रही हूं, 275 ये कहता है कि जो संचित निधि है किसकी, है ना, अगर हम संचित निधि की बात करें तो राज्यों को अनुदान या सहायता जो देनी होती है, राज्यों को जो ग्रांट एक मिलता है केंद्र से, सहायता अनुदान के कह ले या फिर बाकी, तो ये सारी सिफारिशें कौन करेगा? यही फाइनेंस कमीशन तो करता है। मेन काम ही यही होता है कि टैक्स को कैसे बांटना है एंड बाकी सारी चीजें। राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए कदमों की भी सिफारिश करेगा। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें रहती है वह उसके आधार पर पंचायत और नगर पालिकाओं की आपूर्ति। अब आपको लगेगा कि यार केंद्र वित्त आयोग ये काम क्यों करेगा, जब राज्य वित्त आयोग है स्पेशली कह सकता है। केंद्र वित्त आयोग जो है वो ये सिफारिश कर सकता है कि नगर पालिका और पंचायतों के लिए आप जो संसाधन उपलब्ध करा रहे हो उसके लिए अगर उन्हें सहायता चाहिए तो राज्य की जो संचित निधि है उससे सिफारिश कर सकता है कि भाई इतना अनुदान दे दो। राष्ट्रपति कोई काम अगर दे देश की वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए। अब एक और पॉइंट कि ये जो अपनी आप ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि चाहे जो भी वित्त आयोग है बाकी आयोग है वो अपनी जो रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को सबमिट करेंगे, वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट करेंगे और राष्ट्रपति आगे जाकर संसद में इनको रखता है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है इनको प्रस्तुत करेंगे और यहां पर ये जो रिपोर्ट है वह किसको देगा? वित्त आयोग, राष्ट्रपति को जाके देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ये इंपॉर्टेंट था, इसमें बच्चों याद रखना। अच्छा एक पॉइंट और सुनो, अगर हम इनके नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति की बात हमने कर ली कि चलो भाई राष्ट्रपति के द्वारा हो गई, क्या इनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है? क्या इनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, पुनः नियुक्ति हो सकती है और इनकी जो योग्यता है वो संसद निर्धारण करता है। योग्यता का निर्धारण जो है वह संसद करेगा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य वह कौन होंगे, ये सारी निर्धारण। एक और पॉइंट सुन लो कि ये वित्त आयोग जो है एक अर्ध न्यायिक निकाय है, अर्ध न्यायिक, सेमी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल। ठीक है, अर्ध न्यायिक निकाय है, सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है।
2012 में क्वेश्चन पूछा और 13 वित्त आयोग की सिफारिशें जो है इससे पूछ ली गई है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशें पूछ ली गई थी 2012 में। ठीक है, प्रश्न पूछा था कि जो जीएसटी है उसके लिए डिजाइन प्रस्तावित करना और उसके पालन से जुड़ा हुआ जो एक क्षतिपूर्ति एक मुआवजा पैकेज है वो उसकी सिफारिश, भारत के जनसांख्यिकी लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में नौकरियों के सृजन की सिफारिश, लाखों नौकरियों की सिफारिश और अनुदान के रूप में स्थानीय निकायों को केंद्रीय करों से एक निर्दिष्ट हिस्से। अजीब सी बात नहीं लग रही पढ़ने में? तीसरी वाली बात कि स्थानीय निकायों को केंद्रीय करों में से हिस्सा दे देना, केंद्रीय करों में से हिस्सा देने। राज्य निर्वाचन आयुक्त है ना, राज्य की संचित निधि और स्थानीय जो कर से उगाही, ये सारे संसाधन है पंचायतों के पास। तो यहां पर स्थानीय गलत हो गया, रोजगार की कोई बात नहीं कही थी। आंसर केवल इसमें ऑप्शन नंबर ए है कि जीएसटी के जो मुआवजे और क्षतिपूर्ति की बात है ये 13वें वित्त आयोग की गई थी। आपको कमेंट करके बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। देखो बच्चों, शुरुआत में अगर हम देखें तो आर्टिकल 338 जो आपका ये आर्टिकल है इसमें किसी आयोग की बात नहीं की गई है, अनुच्छेद ही लिख रही हूं। ठीक है, तो इसमें इस आर्टिकल में याद रखना शुरुआत में एक विशेष अधिकारी की बात की गई थी कि एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी जो कि आगे जाकर चीजों को संभालेगा। ठीक है, जो भी अनुसूचित जातियों से संबंधित योजनाएं हैं सरकार की या फिर इनके बेटरमेंट के लिए या फिर संविधान में जो प्रावधान है वो लागू हो रहे हैं नहीं लागू हो रहे हैं उसको देखना, उसके लिए सिफारिश करना, उनके बेटरमेंट के लिए सिफारिश करना, तो ये उनकी शिकायतों को सुनना और सारी चीजों, तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो अनुसूचित जातियों के जो राष्ट्रीय आयोग है ना, ये काम जो अभी कर रहा है ये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति इसके लिए की गई थी। ठीक है, एक विशेष अधिकारी की जो नियुक्ति है वह यहाँ पर राष्ट्रीय आयोग के द्वारा की गई थी, नेशनल कमीशन फॉर एससीज। अब देखो बच्चों कि मूल रूप से तो अधिकारी का उपबंध था, लेकिन यहां पर 1990 में जो 65वां संविधान संशोधन होता है, 1990 में जो 65वां संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा विशेष अधिकारी के स्थान पर विशेष अधिकारी के स्थान पर एक बहुसदस्यीय निकाय, एक बहुसदस्यीय निकाय की बात की गई और ये जो आयोग है वह अस्तित्व में आया। क्लियर? और ये जो आयोग है वह अस्तित्व में आया। बेसिकली इसका काम क्या है? संवैधानिक निकाय है, हम सभी समझ गए, आर्टिकल में है इसका वर्णन। अनुसूचित जातियों की रक्षा के लिए काम करेगा और 338 आर्टिकल से संबंधित है। देखो 89वां संविधान संशोधन होता है 2003 में और यहां पर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहले एक ही राष्ट्रीय आयोग था और 89वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे 2 आयोग कर दिया गया। 89वां संविधान संशोधन से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग और जनजाति आयोग अलग, और ये जो जनजाति आयोग है वह 2004 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, और इसके लिए आर्टिकल 338 जो ए है वह जोड़ा गया। क्लियर है? तो यहां पर हमने देख लिया कि ये आपका अनुसूचित जाति आयोग की बात हो गई। ठीक है, अनुसूचित, और यहां पर नियुक्ति और बाकी सारी चीजें कौन करेंगे? सदस्यों, अध्यक्षों की नियुक्ति, सब चीजों में आप राष्ट्रपति डालेंगे। ठीक है, यहां पर संवैधानिक निकायों में ज्यादातर राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। अब देखो कि जो पहले एक ही था एससी एसटी आयोग, फिर उसके बाद क्या किया गया कि 2004 में अस्तित्व आया 89वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 89 संविधान संशोधन हुआ और जो पहले एक ही आयोग था ना एससीज के लिए एसटीज के लिए, इसको अलग अलग किया। तो 338 में और 338 ए जोड़ दिया गया इसमें। ठीक है, अलग से जोड़ा गया 89वां संविधान संशोधन से और अलग से एक जो आयोग है वह अस्तित्व में आया, संवैधानिक निकाय है, इसको आर्टिकल में लिखा गया। देखो 366(25) आर्टिकल, ये केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया है। 366(25) याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। संरचना देख लेते हैं बच्चों। संरचना में देखो एक अध्यक्ष होंगे,
एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 अन्य सदस्य होंगे। राष्ट्रपति करेंगे इन्हें नियुक्त। इसके अलावा एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। वो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और अन्य सदस्य जो है वह 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। कितने वर्ष की अवधि के लिए? 3 वर्ष की जो अवधि है उसके लिए पद धारण करेंगे। तो यहाँ की सेवा शर्तें हो, कार्यकाल हो, ये सारी चीजों का निर्धारण कौन करेगा? जो भी सेवा शर्तें होंगी, क्या कार्यकाल होगा, वैसे तो 3 वर्ष की अवधि लिखा है, लेकिन ये सारी चीजों का जो निर्धारण है वह राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, क्लियर है? राष्ट्रपति करेंगे। तो 89वां संविधान संशोधन किससे जुड़ गया? अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग से, और 338 आर्टिकल है। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। 89वां संविधान संशोधन और 338 आर्टिकल ए। काम वही होगा जो अनुसूचित जातियों को लेकर इस राष्ट्रीय आयोग का था, कि जो भी संबंधित वर्ग है उसके बेटरमेंट के लिए उपाय करना, जो भी संविधान में व्यवस्था है उसको लागू कराना, ठीक है, जो भी योजनाएं हैं उसका समन्वय करना। अच्छा बच्चों, एक बात और सुनो, एक और बात यूपीएससी के द्वारा पूछी गई थी, एक और पॉइंट पूछा गया था कि एक आपको स्टेटमेंट दे दिया और उसमें यह लिखा कि ये जो स्टेटमेंट है इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, और वो स्टेटमेंट जुड़ा हुआ था अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से। तो याद रखना बच्चों कि अनुसूचित जनजातियों के लिए स्पेशली 1999 में 1999 में एक जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई थी। और ये जो यहां पर जनजातीय मंत्रालय है, इसका मेन काम ही यही होगा कि जनजातियों से संबंधित जो योजनाएं हैं उनका समन्वय करना है, नई नीतियां लेकर आना, इनके बेटरमेंट, इनके विकास के लिए उपाय करना। तो एक जनजातीय मंत्रालय की स्थापना अलग से 1999 में की गई थी। क्लियर? चलिए अब हम चलेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। देखो कि पहले जो जनजाति आयोग, जाति आयोग था, अनुसूचित जाति आयोग था, उसमें ही ऐसे व्यवस्थाएं की गई थी कि वही पिछड़ा वर्ग और बाकी सबके बेटरमेंट के लिए काम करेगा। लेकिन फिर समय के साथ साथ वही अलग अलग आवाजें जब उठने लगती हैं, तो यहां पर देखो कि पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो था वह संवैधानिक नहीं था। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है, लेकिन उस वक्त एक स्टैट्यूटरी था, एक वैधानिक था, क्योंकि एक विधान के द्वारा स्थापित हुई थी, एक वैधानिक आयोग था। इसका अब देखो 2018 में इसे संवैधानिक बनाया गया। 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 102 संविधान संशोधन के द्वारा, 102 संविधान संशोधन, 102 संविधान संशोधन के द्वारा एक जो संवैधानिक दर्जा है वह दिया गया। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, सामाजिक और शैक्षणिक, याद रखना, एक तो सामाजिक और शिक्षा, दो चीजें हैं। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनकी शिकायतों की जांच करना, उनके लिए क्या कल्याणकारी उपाय हो सकते हैं, वो अधिकार क्या हो सकते हैं, उसकी जांच करना, देने का प्रयास करना, है ना। इसके पहले देखो कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इसके तहत एक सांविधिक निकाय था। ठीक है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत पहले क्या था? एक सांविधिक निकाय था। तो बाद में संवैधानिक दर्जा इसको अलग दिया गया, और जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तब एक आर्टिकल जोड़ा, और ये अनुच्छेद था 338 ए या बी, है ना। तो ये नया अनुच्छेद जोड़ा, और जब तक ये वैधानिक था तब तक ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता था। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत पहले ये आता था। अब याद रखना बच्चों की इनकी नियुक्ति है या फिर सारी चीजें हैं, ये सब कौन करेगा? नियुक्ति, सेवा शर्तें, इन सब का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। कार्यकाल हो, क्या सेवा शर्तें होंगी, क्या इनकी योग्यता होगी, ये सारी चीजें, इन सभी का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? एक और आर्टिकल देख लो, जब 102वां संविधान संशोधन हुआ तब एक और आर्टिकल को जोड़ा गया था, जो कि था 342A। आर्टिकल 342A ये कहता है कि पिछड़ा वर्ग आप किसको कहोगे, इसे निर्दिष्ट कौन आखिर करेगा? तो सामाजिक व शैक्षणिक
रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट कौन करेगा? तो यहां पर राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे, ये बात भी इसमें मेंशन कर दी गई आर्टिकल 342A में। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट संवैधानिक संस्था की तरफ, जो कि है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखो कैग का सबसे पहले तो देख लो आर्टिकल 148 संविधान का अनुच्छेद जो 148 है 148 है, ये कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों की बात करेगा। कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों की बात आर्टिकल 148 करेगा। और जब हम इसके कार्यकाल की बात करेंगे, कार्यकाल क्या होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। नियुक्ति की अगर हम बात करें तो यहां पर नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन हटाने की अगर हम प्रक्रिया कहें तो यह संविधान में दर्ज है, आप हटा नहीं सकते। हटाने की जो प्रक्रिया है वह संविधान में दर्ज है। और यहां पर जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि सीधा आपसे यह नहीं पूछा कि दोनों सदनों में पारित या प्रस्तावित जो 2/3 बहुमत है, विशेष बहुमत है, उसके द्वारा ही हटाया जाएगा, बल्कि यह पूछ लिया गया कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाए, या फिर कुछ और पूछ लिया कि जैसे कि महान्याय, सेम वही प्रक्रिया है जो कि महान्यायवादी को हटाने की है। अरे तो महान्यायवादी को तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है ना, कि राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक है, राष्ट्रपति की इच्छा नहीं है तो नहीं है। तो लेकिन कैग के लिए तो स्पेशली संविधान में और सारी चीजें दी गई है ना। तो यहां पर आपको बच्चों इस बात को याद रखना है। एक और बात सुनो बच्चों कि देखो कैग का मेन काम क्या होगा? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ना, एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। और मेन काम क्या होगा कि जो भी भारतीय लेखा परीक्षा है, लेखा विभाग है, सार्वजनिक क्षेत्र है, इन सभी का प्रमुख संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी जो है वह कहा गया। अच्छा एक बात और सुनो कि जब हम ब्रिटेन के कैग की तुलना करेंगे भारत के, ब्रिटेन में भी है एक ऐसा सेम पद, ब्रिटेन में भी है कैग, है ना, जो कि एक तरह से लोक वित्त का संरक्षण करता है, जो भी आपका सार्वजनिक वित्त है। लेकिन उसमें अंतर यह हो जाता है बच्चों की कैग जो है वह बाद में मरने के बाद पोस्टमार्टम करेगा, है ना। और ब्रिटेन में जो है कि वह मरने के पहले, मतलब जब वह जीवित है तभी चीजों को कंट्रोल करेगा। मतलब ब्रिटेन में यह पद ज्यादा शक्तिशाली है। और जब सरकारी कोई भी पैसा निकाला जाता है तो उसकी परमिशन के बिना नहीं निकाला जाएगा। लेकिन भारत में क्या है कि जब खर्च हो गया, चलो उसके बाद हम बिल बनाते हैं कि अब कहां हमें बाद में आगे सिफारिश हम देंगे कि इसको कटौती करनी है ना। तो यहां पर आलोचना भी की जाती है कि उतनी ज्यादा जो शक्ति है वह नहीं दी और बाद में पोस्टमार्टम करने का आपने व्यवस्था किया, तो उसका क्या मतलब है? इस तरह की बातें हैं। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 149 कहता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य क्या होंगे। 148 नियुक्ति की बात करेगा, 49 में कर्तव्य होगा। 50 कहेगा कि संघ और राज्यों के खातों का जो विवरण है राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा, जो राष्ट्रपति सलाह देंगे, राष्ट्रपति जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग। और आर्टिकल 151 कहता है कि जो भी रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को सौंपेंगे, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। तो यहां पर कैग जो रिपोर्ट है वह अपनी किसे दे रहा है? क्या सदन में सीधे प्रस्तुत कर रहा है? नहीं, वो राष्ट्रपति को दे रहा है। राष्ट्रपति जो है वह उसे आगे रख रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 151 की बात हो गई। क्लियर है? अच्छा एक बात और सोच लो, एक बात और बच्चों आप सुन लो जो कि इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ये देखें कि क्या कैग की पुनर्नियुक्ति हो सकती है, छोड़ने के बाद कोई अन्य पद क्या ग्रहण कर सकता है? कैग पद छोड़ने के बाद कोई अन्य पद नहीं ग्रहण कर सकता। ठीक है, क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, ये नहीं ग्रहण कर सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दे रही हूं बच्चों। अच्छा इसके अलावा देखो, इसे लोक वित्त का संरक्षण कहा जाता है, लेखा विभाग का मुखिया कहा जाता है। एक पॉइंट में लिख दूं, लोक वित्त का संरक्षक। लोक वित्त का संरक्षक कौन होगा? लोक वित्त का संरक्षक कैग होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं कुछ निजी संस्थाएं कह लें, सार्वजनिक संस्थाओं में जिनकी निजी ऑडिटिंग होती है, जैसे कि हम आरबीआई या एलआईसी, आरबीआई है, एलआईसी है, एसबीआई है, अगर ये सरकार के उपक्रम है
तो क्या कैग के द्वारा इनकी समीक्षा, इनकी लेखा परीक्षा, इनकी अकाउंटिंग की जा सकती है? याद रखना बच्चों कि अगर इनकी निजी लेखा परीक्षा है ना, जैसे आरबीआई के पास अपना पूरा एक सिस्टम है निजी लेखा परीक्षा का, और यही सिस्टम एलआईसी और बाकी सबके पास भी है, तो आरबीआई, एलआईसी और एसबीआई यहां पर कैग के कोई अधिकार नहीं है। कैग यहां पर जो इसकी रिपोर्ट, इसकी जो ऑडिटिंग है वह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी अलग से निजी लेखा परीक्षा होती है, तो यहां पर कैग की कोई भी भूमिका नहीं होगी। क्लियर? क्लियर है बच्चों? तो आर्टिकल 148 कैग हो गया। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ जो कि 2012 में पूछा था, इसके बाद 17 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक देख लेना उसको। तो भारत में यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सार्वजनिक धन का कुशलतापूर्वक व इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग हो, कैग का कार्यालय का महत्व क्या है? देखो अच्छा खासा क्वेश्चन है, काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। तो यहां पर फर्स्ट देखो आंसर इसमें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखेगा। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तब। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान किया गया है? सेकंड हम देखेंगे कि मंत्रालय और परियोजनाओं के कार्यक्रम के निष्पादन पर कैग जो रिपोर्ट है वह लोक लेखा समिति के द्वारा चर्चा की जाएगी। अच्छा देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है वह दूसरे तरीके से भी पूछा गया है कि कैग की जो रिपोर्ट है उसकी भी ऑडिटिंग की जा सकती है, उसकी भी जांच की जा सकती है। किसके द्वारा? तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो पीएसी है, किस आर्टिकल में है बताओ जरा? तो जो लोक लेखा समिति है उसके द्वारा कैग की जो ऑडिटिंग रिपोर्ट है उसको भी जांचा जा सकता है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति यहां पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थर्ड देखो, पहले 4 देख लो। कैग के पास कानून का उल्लंघन करने के लिए न्यायिक शक्तियां हैं। कानून का उल्लंघन अगर कोई करे उसको दंड देने के प्रावधान की न्यायिक शक्ति ऐसा नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट की जानकारी का उपयोग एजेंसियों के द्वारा सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करते समय और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आरोप लगाने के लिए किया जाता है। हाँ, ये बात तो सही है कि आरोप प्रत्यारोप तो इससे खूब लगाए जा सकते हैं कि कैग के द्वारा जब ये रिपोर्ट आई थी तब उसमें ये कमियां थी या फिर इस तरीके से जो वित्त है उसका दुरुपयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है महान्यायवादी। अब महान्यायवादी लास्ट हमारा हुआ, इसके बाद महाधिवक्ता की बात करेंगे, बट जैसा केंद्र में महान्यायवादी है ठीक वैसा ही राज्य में महाधिवक्ता है। तो देखो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल होगा। तो महान्यायवादी क्या है? एजी है। महान्यायवादी क्या है? एजी है। तो यहां पर बेसिकली बच्चों ये अटॉर्नी जनरल है, ये सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। आर्टिकल 76 में इसकी बात की गई है, 146 में कैग की बात की गई है, 76 में बात की गई है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, न्यायवादी, महान्यायवादी मतलब जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होगा। ठीक है, भारत सरकार के लिए जो केस होगा या फिर और भी हम देखेंगे सरकार की तरफ से सारे संरक्षण और केस से संबंधित जो काम है वह महान्यायवादी ही करेगा। अब नियुक्ति कौन करेंगे? नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे सरकार की सलाह से। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता जो रखता हो उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा। या वह भारत का नागरिक हो और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में या तो 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो या फिर वकालत उसने 10 वर्ष की हो, तो ऐसी योग्यता जो व्यक्ति रखता है उसे चुना जा सकता है। तो राष्ट्रपति के मेन चीज ये कि राष्ट्रपति को ये लगे, राष्ट्रपति के विवेक अनुसार, राष्ट्रपति के मतानुसार वह जो व्यक्ति है वह सक्षम होना चाहिए, वह योग्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहां पर बता देती हूं, लिखवा देती हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट तो आर्टिकल 76 और सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होगा। सर्वोच्च कानूनी अधिकारी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। चूंकि संविधान में कार्यकाल और बाकी सुरक्षाएं दी नहीं है, तो अगर नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तो याद रखना कि हटाया जाना भी राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, मतलब हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत, है ना? क्लियर? कार्यकाल याद रखना संविधान में निश्चित नहीं है, वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति तय करेंगे। कार्यकाल अगर होता तो हटाया कैसे जाता? कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है,
कार्यकाल संविधान में निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है। एक और पॉइंट सुनो बच्चों, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा अधिकारी है जो कि संसद में बोलने का अधिकार रखता है, संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार रखता है, ऐसा कौन सा अधिकारी है? वो अधिकारी महान्यायवादी है। ठीक है, वो अधिकारी कौन है? महान्यायवादी है। तो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये अभी तक किसी के बारे में हमने नहीं पढ़ा। अब सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है तो भाई क्यों नहीं, कौन रोकेगा? तो संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकता है ना, भाग लेने का पावर है इसके पास, ये इसकी शक्ति हो गई। ये महान्यायवादी की क्या हो गई बच्चों? शक्ति हो गई। साथ ही एक बात और याद रखो बच्चों कि यहां पर अगर ये निजी कोई विधिक कार्यवाही करना चाहे तो इस पे कोई रोक नहीं है। अगर निजी विधिक कोई अभ्यास, कोई कार्रवाई करना चाहे तो इस पर जो है वह रोक नहीं लगाई गई है। निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता है। क्लियर? चलिए, बाकी चीजें तो मैंने आपको बता ही दी। अब चलो एक क्वेश्चन देखो जो कि 13 में पूछा गया था कि भारत के महान्यायवादी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 4 पॉइंट्स लिख दिए। फर्स्ट पूछा कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेना, लोकसभा ने अब राज्यसभा भी लिखा होता तब भी वही बात होती है ना। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य होना, जब लोकसभा में की कार्यवाही का भाग ले सकते हैं, है ना, तो यहां पर समिति के सदस्य भी हो सकते हैं। लोकसभा में बोलने का और लोकसभा में मतदान करने का। अच्छा, याद रखो कि कार्यवाही में भाग लेना, बोलना, समिति का सदस्य होना इज डिफरेंट। लेकिन अगर हम मतदान की बात करें तो याद रखना कि वोटिंग राइट नहीं है। अगर हम मतदान की बात करें तो यहां पर जो वोटिंग राइट है बच्चों, ये नहीं दिया गया है। तो कौन सा आंसर सही होगा? जिसमें 1 2 3 होंगे। 1 2 3 किस में है? सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। और अब हम चलते हैं महाधिवक्ता की तरफ। तो ठीक वैसी ही जैसी स्थिति केंद्र में महान्यायवादी की थी, वैसे ही राज्य का सर्वोच्च जो कानूनी अधिकारी होगा वह 165 के अंतर्गत है ना। तो आर्टिकल कौन सा है? 165। कुछ चीजें तो क्लास में ही याद हो गई होंगी आपको। आर्टिकल 165 है ना, तो वहां वो भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी था, यहां पर ही राज्य का। तो जो भी कानूनी मामले हैं राज्य सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार है। ठीक वैसे ही जैसे कि जो महान्यायवादी है वह भारत सरकार के लिए जिम्मेदार है कानूनी कार्रवाई, राज्य सरकार के हितों का बचाव करना, जैसे कि केंद्र सरकार के और भारत सरकार के हितों के बचाव करने के लिए महान्यायवादी है। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यालय भारत के अटॉर्नी जनरल कार्यालय के समान ही होगा और राज्यपाल जो है वह नियुक्त करेगा, ध्यान रखना है ना। राज्यपाल जो है वह नियुक्त करेगा। राज्यपाल को लगेगा कि भाई जो व्यक्ति जो है वह राज्यपाल की नजरों में जो व्यक्ति सक्षम होगा उसको नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते ठीक वही स्थिति। अच्छा देखो बच्चों कि क्या ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा? नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करेंगे और अगर नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं, संविधान में वर्णन ही नहीं है इस बात का कि कार्यकाल निश्चित होगा या नहीं, तो कोई निश्चित कार्यकाल है नहीं। और अगर निश्चित कार्यकाल नहीं है तब हटाने का प्रावधान क्या होगा? निश्चित कार्यकाल नहीं है और ऐसे में बच्चों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मतलब राज्यपाल की इच्छा पर, है ना, यही वर्ड यूज होता है। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये जो अपना पद है वह धारण कर सकता है, पद जो है वह धारण कर सकता है। ठीक है, क्लियर? तो ये थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हमने बात की निर्वाचन आयोग की, संघ लोक सेवा आयोग की, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की, कैग की बात हो गई, महान्यायवादी और महाधिवक्ता की बात हो गई। साथ ही हमने शॉर्ट नोट्स भी बनाए और पीटी में जो बच्चों को क्वेश्चन आए थे उसकी भी हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं कि कुछ मुख्य जो आपकी गैर संवैधानिक संस्थाएं, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीधी बात, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या है कि जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कि किसका वर्णन है, किसका वर्णन नहीं है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे नीति आयोग की। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि पहले जो काम योजना आयोग कर रहा था 1950 से 2015 के बाद से वही काम नीति आयोग कर रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। अब कुछ चीजें एक सी रहेंगी, जैसे कि केंद्रीय सूचना आयोग सेम वही होगा जैसे कि राज्य सूचना आयोग। ठीक है, दोनों की
जो व्यवस्थाएं हैं वह आरटीआई एक्ट जो आपका आया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसके अंदर इसकी स्थापना जो है वह की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड हम लोकपाल और लोकायुक्त की बात करेंगे तो ये होंगे प्रमुख। चलो एक एक करके समझते हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं यूपीएससी पीटी 2013 में कौन सा जो क्वेश्चन है वह पूछा गया था। 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान में किसका जो उल्लेख है वह नहीं मिलता। राष्ट्रीय विकास परिषद का, एनडीए और आपका जो योजना आयोग है और क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, एनडीसी है ना, तो जो नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है इसका वर्णन भी संविधान में नहीं है। योजना आयोग, याद रखना, योजना आयोग इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इतनी बार, और शायद सब सारे जो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती है, एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार और जो भी हिंदी बेल्ट की अगर मैं बात करूं, सबने ये क्वेश्चन पूछा। ये योजना आयोग संवैधानिक संस्था है, योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक नहीं है ना। तो यहाँ पर ये जो संस्था है वह हम देखेंगे कि एक भारत सरकार के एक आदेश के द्वारा अस्तित्व में आई थी, ठीक वैसे ही जैसे कि अब नीति आयोग अस्तित्व में आया था। क्षेत्रीय परिषदें में नहीं है जो जोनल काउंसिल है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये था ऑप्शन नंबर डी, सभी जो संस्थाएं किसी का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे नीति आयोग की। नीति आयोग की बात करते हैं। देखो बच्चों, 1 जनवरी 2015, 1950 में बना था योजना आयोग। योजना आयोग का मेन काम क्या था? प्लानिंग कमीशन 5-5 वर्ष की जो योजनाएं हैं वह बनाना। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, राष्ट्रीय विकास परिषद लागू कराने और बाकी सारे काम किया करता था। योजना आयोग कहते थे कि तरीका जो है वह पुराना हो गया योजना आयोग का नीतियां बनाने का और सारी चीजों का, और अब इस तरीके को थोड़ा सा रिप्लेस किया जाना चाहिए। और इसलिए बच्चों 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है वह अस्तित्व में आया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये अस्तित्व में आया, याद रखना। अब देखो, योजना आयोग के बाद आया, इसलिए नीति आयोग को योजना आयोग की उत्तराधिकारी संस्था कहा जाता है। उत्तराधिकारी संस्था है ना, मतलब जिसने उसके बाद में उत्तराधिकार जो है वह किया, जैसे कि हम देखते हैं कि राजा के बाद उसका बेटा उत्तराधिकार हो गया, ठीक वैसे ही। तो योजना आयोग की उत्तराधिकारी संस्था हो गई। याद रखना बच्चों की ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक है। नीति आयोग जो है ना संवैधानिक है, संवैधानिक इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान में वर्णन नहीं है, और ना वैधानिक है। तब कैसे अस्तित्व में आ गया भाई? वैधानिक वह होती है कि किसी एक्ट के माध्यम से आप उसको ले आओ, तो वैधानिक भी नहीं है। तब याद रखना बच्चों की भारत सरकार के एक आदेश के द्वारा अस्तित्व में आई, मंत्रिमंडल के एक आदेश के द्वारा अस्तित्व में आई, भारत सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया है ना, उससे अस्तित्व में आई। ठीक वैसे ही जैसे कि योजना आयोग अस्तित्व में आया था। तो देखो बेसिकली बच्चों करेगा क्या कि भारत सरकार के लिए एक रणनीतिक, एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा कि आखिर हमें दीर्घकाल किस तरह की जो नीतियां है वह अपनानी है। जैसे कि आप देखेंगे कि 7 वर्षीय एजेंडा, 15 वर्षीय एजेंडा, इस तरह के जो एजेंडा जो है वह नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग बहुत एक्टिव, आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है, बहुत सारे ऐसे इंडेक्स है जो कि नीति आयोग पब्लिश करता है। तो यहां पर देखो बच्चों की योजना आयोग के स्थान पर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसके संकल्प पर एक नीति आयोग का जो गठन है वह किया गया, और ये थिंक टैंक का काम करेगा सहकारी संघवाद की भावना। सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है कि किसी एक विषय पर संघ और राज्य और स्थानीय सभी जो गवर्नमेंट है वे आपस में मिलजुल कर एक कोऑपरेटिव, एक कलेक्टिवली एक साथ आकर उसका जो समाधान है वे कर रहे हैं। तो संघवाद की भावना पर, उसके अलावा अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार। आप देखेंगे कि दमन द्वीप और दादर नागर हवेली का जो विलय हुआ वह इसी अधिकतम शासन ज्यादा हो, सरकार कम हो, और उनका जो व्यय है वह कम हो। मान लीजिए दमन द्वीप और दादर नागर हवेली छोटे छोटे 2 यूटीज थे, उनको मर्ज कर दिया गया कि भाई 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है और 2 यूटीज है, तो उनका अलग अलग सचिवालय और सारे जो प्रोटोकॉल्स है अलग अलग यूटीज के अकॉर्डिंगली मेंटेन करो। कितना खर्चा आएगा उसमें? बहुत ज्यादा। तो इसलिए वो भी एक इसका उदाहरण है। ठीक है, अच्छा देखो संरचना बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या नीति आयोग के प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति किस किस की जाएगी नीति आयोग में? अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, कार्यकारी अधिकारी की? तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री खुद होते हैं ना, प्रधानमंत्री को चुना थोड़ी जाता है, वह एक्स ऑफिशियो होते हैं।
पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब जो प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक वैसे ही जैसे कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, जो आरबीआई गवर्नर होगा वह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष होगा। तो ये क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाना। तो अध्यक्ष होंगे, इसके अलावा उपाध्यक्ष एक होंगे जिनकी प्रधानमंत्री नियुक्ति करेंगे, है ना। उसके अलावा देखो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अलग है और उपाध्यक्ष अलग है। सीईओ जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ही नियुक्त कर रहे हैं। इसके अलावा देखो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कि आमंत्रण भेजा जाता है, भाई विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, वहां पर ये भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होते हैं कुछ कुछ क्षेत्रों से। तो यहाँ पर देखो अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो गया। तो बेसिकली इस तरह से हम देखेंगे कि 8 इसमें संरचना में आपको 8 पद याद रखने हैं। संचालन परिषद होगी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय प्रदेश के जो उपराज्यपाल हैं वो इसमें शामिल होंगे। संचालन परिषद होगी नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना में। क्षेत्रीय परिषद विभिन्न जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसको संबोधित करने के लिए पीएम या उनके द्वारा नामित जो व्यक्ति है, मुख्यमंत्री है, उपराज्यपाल, इनकी बैठक की अध्यक्षता करेगा। तदर्थ सदस्य भी होंगे, है ना, तदर्थ भी होंगे। और इसके अलावा पदेन सदस्य भी होंगे। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 4 सदस्य ही पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत किए जा सकते हैं। तो ये आपकी नीति आयोग की संरचना हो गई। ठीक है, क्लियर। अब नीति आयोग के इंडेक्स और बाकी चीजें आप देखते रहना। इसके अलावा है बच्चों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग मतलब मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए जो आयोग है, मानवाधिकार के जो मुद्दे हैं उसको प्रकाश में लाना और अगर कोई शिकायत इस तरह की मिली है उनका निवारण करने का अधिकार मानवाधिकार का होगा। बेसिकली याद रखना बच्चों कि ये जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधान में वर्णन नहीं है। अलग से इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मान लीजिए जिस बच्चे ने केवल पीडीएफ ही पढ़ी है और उसको बाकी वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा तो यहां पढ़ लेगा कि ये संवैधानिक नहीं है, ये वैधानिक है। वैधानिक इसलिए है क्योंकि ये एक अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में लाया गया और ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और बच्चों ये अस्तित्व में आता है 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को प्रावधानों को लागू किया गया था बेसिकली। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, बेसिकली क्या क्या करेगा, तो जो आपका जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता है, सारे जो आपके अधिकार हैं उन सभी की रक्षा करना, उन सभी के लिए एक प्रहरी के रूप में ये काम करेगा। याद रखना बच्चों कि यहाँ पर जो है एक बहुसदस्यीय आयोग है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही सदस्य होगा या 3 सदस्य होंगे। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सदस्य होंगे, इसमें बहुसदस्यीय संस्था है। ठीक है, और यहाँ पर यह आवश्यक है कि जो इसमें से 7 सदस्य उसमें से 5 कम से कम 3 जो है वे पदेन सदस्य हों। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इसमें कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और अगर हम कार्यकाल की बात करें तो अब 6 वर्ष या 65 वर्ष नहीं है, अब कार्यकाल इसमें बदलेगा। कार्यकाल क्या बदला, 3 वर्ष या तो 70 वर्ष, या तो 3 वर्ष का कार्यकाल हो गया हो या 70 वर्ष की आयु हो गई हो। ठीक है, तो 3 वर्ष का कार्यकाल और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वह उस आधार पर यहाँ पर सदस्य कार्यकाल जो है वह पूरा हो जाता है। हटाया केवल तभी जा सकता जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच उन पर दुराचार या असमर्थता का आरोप जो है वह लगाया गया हो, तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर जो है वह हटाया जाता है। अब हम अध्यक्ष वगैरह की बात कर लेते कि भाई अध्यक्ष किसको बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। तो याद रखना अध्यक्ष बनाया जाएगा, याद रखना बच्चों की मानवाधिकार आयोग का जो करंट अफेयर में आप देखना कि करंट में इसमें संशोधन हुआ था और इसमें जो कार्यकाल और जो अवधि है, पहले शायद आप 5 वर्ष पढ़ेंगे या कुछ इसमें चेंजेस थे पहले, फिर बाद में चेंजेस आप देखेंगे कि 3 वर्ष जो है वह किया गया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना कि कहीं कहीं आपको ये जो यहाँ पर 3 वर्ष है ये कार्यकाल आपको बड़ा या कम मिल सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो मैं आपको अपडेटेड पढ़ा रही हूं। अगर हम मानवाधिकार आयोग की बात करें तो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे, तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, तो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, रिटायर्ड या सेवानिवृत्त लिख लेते हैं, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। आपको पता है कि पहले केवल यही हो सकते थे, लेकिन अब तो अब जो नया एक संशोधन हुआ उसके द्वारा यह भी कहा गया कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य कार्यरत कोई न्यायाधीश भी या अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, या अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।
इसके अलावा देखो, जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेंगे लेकिन एक समिति के द्वारा। नियुक्ति जो है बच्चों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे लेकिन एक समिति होगी। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने कि भाई जो नियुक्ति होगी उस समिति में कौन कौन लोग होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे एक समिति की सलाह पर, और इस समिति में देखो पीएम के नेतृत्व में, इस समिति के अध्यक्ष मतलब पीएम होंगे, और बच्चों पीएम के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति बनेगी। 6 सदस्यीय समिति बनेगी और इसकी सिफारिश के आधार पर ही जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कार्यकाल हमने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से भी लिख देती हूं। 3 वर्ष कार्यकाल, कार्य करते करते 3 वर्ष हो जाएं, या तो फिर आयु जो है ये 70 वर्ष हो जाए। ठीक है, जो भी पहले होगी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग के पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग बता देती हूं। ठीक है, चलो। अच्छा देखो बच्चों, जब राष्ट्र के स्तर पर मानवाधिकार आयोग की व्यवस्था की गई थी, तब राज्य के स्तर पर भी राज्य मानवाधिकार आयोग की व्यवस्था की गई। राज्य मानवाधिकार आयोग। और आपको याद रखना है कि ये जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन SHRC, वही प्रावधान है जो केंद्र के स्तर पर है। बस वहां राष्ट्रपति थे तो यहां पर राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, तो 1993 का जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था, 1993 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत व्यवस्था केंद्र के स्तर पर भी की गई थी और राज्यों के स्तर पर भी की गई थी। ठीक है, 1993 का जो अधिनियम था बच्चों, इसमें केंद्र के स्तर पर भी व्यवस्था की गई थी और राज्य के स्तर पर भी व्यवस्था की गई थी कि सभी राज्य जो है अपने यहाँ एक मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे। अच्छा एक बात और सुनो, ये राज्य किस तरह के जो डिसीजंस है वह ले सकता है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि राज्य के जो अधिकार क्षेत्र है, राज्य मानवाधिकार का जो अधिकार क्षेत्र है, वह केवल उन्हीं विषयों पर हो सकता है, यह केवल उन्हीं विषयों पर हो सकता है, विषयों पर जो कि राज्य सूची के विषय हों या समवर्ती सूची भी। राज्य सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो इनमें जो विषय है उसी पर अधिकार होगा, ध्यान रखना आपको, इस पर ही अधिकार होगा। अब देखो, नियुक्ति राज्यपाल करेंगे लेकिन ठीक वही होगा, वहां पे पीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, यहां पर सीएम की अध्यक्षता में समिति बनेगी। तो यहां पर जब हम बात करेंगे नियुक्ति की, तो यहां पर सदस्यों और अध्यक्षों की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो कौन करेगा? गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेंगे, लेकिन राज्यपाल एक समिति के आधार पर करेंगे, एक समिति से सलाह लेके, है ना। और यहां पर ये जो समिति है वह जो चीफ मिनिस्टर जो सीएम होगा, सीएम की अध्यक्षता में बनेगी, है ना। सीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जिसमें कि सीएम होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, नेता विपक्ष होगा और गृह मंत्री होगा। क्लियर? उम्र वही होगी 3 वर्ष या 70 वर्ष कार्यकाल। तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु। समझ में आ रहा ना? ये 3 वर्ष और 70 वर्ष क्या है? 3 वर्ष मतलब कार्यकाल और 70 वर्ष मतलब उसकी जो आयु है वह वो कंप्लीट कर चुका हो। वेतन भत्ते याद रखना राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और यहाँ पर इसको जो शक्तियां हैं वह सिविल कोर्ट की होंगी, ना कि आपराधिक। किसी को फांसी पे नहीं चढ़ा सकता। दीवानी न्यायालय की शक्तियां होंगी, क्षतिपूर्ति जो है वह दिलवा सकता है। दीवानी न्यायालय की शक्तियां जो है वह प्राप्त होंगी। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की तरफ। देखो इन दोनों का हम एक साथ भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि जब केंद्रीय सूचना आयोग की व्यवस्था की गई थी आरटीआई 2005 के अंतर्गत, और वही व्यवस्था की गई थी राज्यों के लिए भी सूचना आयोग की। अब देखो बेसिकली बच्चों 2005 में व्यवस्था की गई थी, संवैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन अधिनियम के तहत ये जो आयोग है वह अस्तित्व में आए, तब इनको हम वैधानिक कह देते हैं। हम इसको वैधानिक निकाय कहेंगे। ठीक है, स्टैट्यूटरी। देखो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होंगे, मतलब 10 तक तो हो ही सकते हैं।
राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, एक समिति बनाएंगे, समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी केंद्रीय सूचना आयुक्त और सदस्यों की। अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा विपक्ष का नेता, और प्रधानमंत्री जिन्हें कैबिनेट मंत्री को शामिल कर ले, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित वो कैबिनेट मंत्री जो है वह केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों को चुनने के लिए जो समिति बनेगी उसमें शामिल होंगे। आयोग का अधिकार क्षेत्र होगा सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरण, जो भी केंद्रीय लोक प्राधिकरण है उनसे संबंधित सूचना और सारी चीजें इसमें आएंगी। कार्यकाल होगा, देखो बच्चों, कि केंद्र सरकार जो नियुक्त कर दे वो कार्यकाल, और लेकिन आयु 65 वर्ष की है आयु, और जो केंद्र सरकार ही नियुक्त करेगा, मतलब केंद्र सरकार तय करेगा, वो कार्यकाल होगा। और पुनर्नियुक्ति के ये पात्र नहीं होंगे, ध्यान रखना। अगर पुनर्नियुक्ति के पात्र केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य और अध्यक्ष नहीं है तो राज्य और सूचना आयोग के अध्यक्ष भी नहीं होंगे, बशर्ते जब तक कि वह इसमें अध्यक्ष या सदस्य के पद पर ना हो। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, इसका मेन काम क्या होगा कि जो भी इस तरह के केंद्रीय लोक प्राधिकरण है उनसे संबंधित शिकायतों की जांच करना, जो सूचना मिलेगी शिकायतों की जांच करना, उनका निराकरण करना, शिकायतों की जांच करना, ठीक है, इनका निराकरण करना। इसके अलावा देखो, केंद्र हो, यूटीज हो, वित्तीय संस्थान हो, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो, उससे संबंधित शिकायतें हो, वो सारी चीजें। अब हम बात करेंगे राज्य सूचना आयोग की। तो देखो बच्चों, जब आरटीआई एक्ट के द्वारा 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की बात हुई तभी राज्य सूचना आयोग, ठीक है, तो इसका गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति में समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। और ये जो समिति है, अच्छा, यहाँ पर 10 सेम वही है कि अधिकतम जो है 10 राज्य सूचना आयुक्त होंगे, जैसे कि अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे। यहां पर भी याद रखना है, पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। 65 वर्ष की जो आयु है, ये सारी चीजें यहां पर भी एप्लीकेबल होंगी। 65 वर्ष की आयु, कार्यकाल बाकी निर्धारित करेगा राज्य सरकार, ठीक है। 65 वर्ष की आयु पूरा करने तक वेतन भत्ते केंद्र निर्धारित करेगा। अच्छा, एक और मैं इसमें आपको करंट अफेयर का वो बता रही हूं, इससे अपडेट कर लेना बच्चों। करंट अफेयर, देखिए 2019 में कुछ संशोधन आया था इसके बारे में, वो आपको देख लेना है। 2019 संशोधन, जब कभी मैं आपको ये चीजें विस्तार से पढ़ाऊंगी तब मैं आपको ये संशोधन भी साथ साथ पढ़ा दूंगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारी जो लास्ट एक आयोग है, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ज्यादातर आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सीवीसी पढ़ते होंगे। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से कमीशन सतर्कता जो आयोग है, ठीक है। बहुसदस्यीय आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा और अधिकतम 2 सतर्कता होंगे, मतलब 1 और 2, ठीक है। सीवीसी को सरकार के द्वारा 1964 में, देखो बच्चों, एक संथानम समिति बनी थी जो कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसकी जो सिफारिशें वह करनी थी। और इस संथानम समिति ने यह सिफारिश की थी कि कोई एक ऐसी संस्था हो जो कि एक सतर्कता के रूप में, एक विजिलेंस के रूप में काम करे, और यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वह अस्तित्व में आया। तो भ्रष्टाचार निरोधक समिति 62 में बनी थी, 64 के आसपास इसने अपनी रिपोर्ट दी। और संसद ने क्या किया, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, तो अधिनियम के द्वारा चूंकि स्थापित है तो अब इसको दर्जा क्या है, सांविधिक स्टैट्यूटरी है, विधिक है ना, सांविधिक कह सकते हैं, विधिक कह लो। सीवीसी किसी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं है। यहां पर याद रखना कि एक ऑटोनोमस, एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी है, लेकिन ये संसद के प्रति उत्तरदायी है और केवल संसद के प्रति ही उत्तरदायी है, केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, एक स्वतंत्र निकाय है। केंद्रीय सतर्कता आयोग और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे। अब देखो, जिसमें हमने समितियों की बात किसमें की है, मानवाधिकारों में हमने समिति की बात की थी। मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में राज्य केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के उसमें, तो ये सारी समितियां आपको अलग से लिस्ट बना लेनी है, ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में लिस्ट बनवाई थी। तो किस समिति में कौन कौन शामिल होंगे, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो इन सब की जब नियुक्ति की जाएगी तो एक समिति बनेगी जिसमें कि पीएम, ज्यादातर हमने देखा कि अभी तक पीएम की अध्यक्षता में ही बन रही थी। गृह मंत्री होंगे, लोकसभा का विपक्ष का जो नेता है वह होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग और इनकी जो, अब यहां पर देखो, अब तक हम 6 वर्ष पढ़ा, 3 वर्ष पढ़ा,
अब यहां पर कार्यकाल में थोड़ा सा चेंज होने वाला है। कार्यकाल जो है बच्चों वह 4 वर्ष, ठीक है, उम्र वही रहेगी, कार्यकाल 4 वर्ष और जो आयु है वह 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है, जो भी पहले हो जाए ये उनकी अवधि होगी। 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। एक और बात सुन लो, ये कार्यकाल के बाद जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होंगे ये अपने कार्यकाल के बाद किसी अन्य पद पर नहीं जा सकते, किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं हो सकते, ठीक है, याद रखना, किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। इसके अलावा देखो, एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2014 में, और आपको ये बात भी याद रखना बच्चों की राष्ट्रपति जो है वह इसकी नियुक्ति और बाकी सबके लिए काम करेंगे सितंबर 2003 में, ठीक है, सितंबर 2003 में इसे सांविधिक दर्जा दिया गया था, ये बात भी याद रख लेना, सितंबर 2003 में, यानी यहां लिख देती हूँ, स्टैट्यूटरी लिखी है, सितंबर 2003 में इसे ये जो सांविधिक दर्जा है वह दिया गया था इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो भ्रष्टाचार रोकने की एक प्रमुख संस्था है, अगर भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होती है तो उससे ये एक्शन लेता है, शिकायत का निवारण करने का जो प्रावधान है वह करता है। तो यहाँ पर हमने ये मुख्य संस्थाओं की बात की, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य और केंद्र सूचना आयोग, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग और नीति आयोग, और कुछ हमने क्वेश्चंस देखे। तो इस तरीके से हमारा जो ये आज का लेक्चर है बच्चों यह कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए, एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए, और जो इसके अलावा जो मैंने आपको सॉल्व नहीं कराए, ऐसा नहीं कि केवल यही क्वेश्चन आए हुए थे, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आए हुए थे, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। जो भी देखो, हमेशा एक सही तरीका ये हो सकता है कि जब आपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार कर लिया है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं आप उसको सॉल्व करो। और स्पेशली पीटी के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी है बच्चों। ये आपका ये नहीं कि नहीं भाई करना है तो करना है, नहीं करना मनमानी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर पीवाईक्यू से आपको देखना ही देखना है कि आखिर क्वेश्चन जो है वह पूछा कैसे जाता है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। करंट अफेयर से अपडेट करके कहां क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए मानवाधिकार को लेकर नए संशोधन आए हैं, वहां से क्वेश्चन आएगा। आरक्षण के प्रावधान को लेकर नए संशोधन आए हैं, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो हमेशा स्टैटिक को करंट अफेयर से रिलेट करके सीखो। और इसके अलावा वो स्टैटिक कैसे आपके पीवाईक्यू से जुड़ेगा, क्या नेचर है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो पीवाईक्यू में अपने इसलिए हर एक टॉपिक के साथ, चाहे मैं आपको क्लास में बुनियाद बैच में करवाऊं या ये वन शॉट में आपको मैं पॉलिटी पढ़ा रही हूं इसमें करवाऊं, इसके पहले भी आपको कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अवेलेबल है बच्चों। उन टॉपिक्स को देखिए। आपकी जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, जो संविधान है, वह काफी अच्छा होगा, शार्प होगा। पीवाईक्यू समझ में आएंगे, मेंस आंसर राइटिंग समझ में आएगी, ठीक है। मेंस पे तो कम फोकस किया बिकॉज ऑफ पीटी के लिए स्पेशल है। चलिए, तो हम अपनी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।